ठीक है। कॉक्स पाथवे की फुल फॉर्म साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे, लॉक्स पाथवे की फुल फॉर्म लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे। सही। कॉक्स पाथवे की फुल फॉर्म क्या बेटा? क्या फुल फॉर्म है बेटा कॉक्स पाथवे की? साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, एंड लॉक्स की? लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। बेटा ये दो पाथ एसिड जी, दो पाथवे शुरू हुए आयरिडोनिक एसिड पाथवे से, एक कॉक्स पाथवे और एक लॉक्स पाथवे। ठीक है, ये एंजाइम्स होते हैं। जब भी कॉक्स पाथवे वाला रास्ता शुरू हुआ हमारी बॉडी में स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, कॉक्स डिवाइडेड होता है कॉक्स 1 एंजाइम में एंड कॉक्स 2 एंजाइम। ठीक है, और फिर ये जाके बॉडी में स्टार्ट करता है या बनाना शुरू करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, क्या बनाना शुरू करेगा बॉडी में? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन G2, फिर जाके बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2। H2 जो है वो मजीद 5 में टूटा हुआ है, जो जाके बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2, F2 अल्फा। ठीक है, और उसके अलावा दो और बनाएगा, एक है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जिसका नाम होता है प्रोस्टासाइक्लिन, एंड लास्ट वन इज थ्रोम्बोक्सिन A2। कोई समझा सकता है ये बात? अभी जो मैंने अभी जो मैंने कहा उसको कोई रिपीट करेगा? यस सर, आयरन एसिड के हमारे पास जो है वो दो पाथवे होते हैं, एक कॉक्स पाथवे, एक लॉक्स पाथवे। इसमें हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे होता है, और ये जो है ये हमारे पास दो में डिवाइड, जब हमारे पास सबसे पहले तो ये होगा जब हमारे पास जो मेम्ब्रेन जो है ब्रेक होगी तो फिर हमारे पास ये होगा। अच्छा, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में डिवाइड होती है, तो कॉक्स 1 जो है फर्दर ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में डिवाइड होता है, और फिर ये जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में डिवाइड होता है, और ये फर्दर 5 में PGD2 में PGE2 और PGF2 अल्फा, PGI2 जिसे प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, और PXA2 यानी कि थ्रोम्बोक्सिन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, थ्रोम्बोक्सिन का नाम कहीं सुना है आप लोगों ने? कहीं सुना है बेटा थ्रोम्बोक्सिन? यस सर, चलिए ये ठीक। जो है तो पता है प्लेटलेट के फंक्शन के लिए, प्लेटलेट बिल्कुल, का इसका फंक्शन होता प्लेटलेट क्लॉटिंग का जब भी नाम आएगा तो कहीं ना कहीं थ्रोम्बोक्सिन इन्वॉल्व होता है इन क्लॉटिंग। ठीक है, प्लेटलेट्स बनाने में, क्लॉटिंग करने में, कोगुलेशन करने में। अच्छा, बाकी हमने ये देखा कि क्लॉट ये करा रहा है एज अ, थ्रोम्बोक्सिन जो है वो क्लॉटिंग करा रहा है, लेकिन प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो एंटी क्लॉटिंग होता है। इसी के अपोजिट इफेक्ट देगा। अगर थ्रोम्बोक्सिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग होगी, और प्रोस्टासाइक्लिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉटिंग होगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का जब भी नाम आएगा तो 3 नाम याद रखिएगा, पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ये तीन इफेक्ट्स मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन देता है। ठीक है, पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसके अलावा भी म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे। तो ये कॉक्स पाथवे हो गया। कॉक्स पाथवे को अगर किसी प्रोडक्ट के थ्रू रोका जाए, फॉर एग्जांपल कॉक्स एक ड्रग दी जिसने ये कॉक्स पाथवे को रोक दिया, तो क्या होगा बेटा, किसी को पेन फीवर बढ़ेगा या कम होगा? है, कम होगा रिलीज ना हो इसका। जाएगा, रिलीज हो जाएगी। नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन फीवर एंड इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे थे। अगर कॉक्स एंजाइम पे कोई प्रोडक्ट काम कर रही है तो इसका मतलब अगर उसको रोक रही है तो पेन फीवर या इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है। दूसरी जगह होता है लॉक्स पाथवे। लॉक्स पाथवे 5-HPETE, हाइड्रो पर ऑक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि मजीद टूटता है ल्यूकोट्राइन्स में। ठीक है, ल्यूकोट्राइन A4, C4, D4, E4 इनमें क्लासीफाई होता है। बस ये ल्यूकोट्राइन्स तक याद रखिएगा। ल्यूकोट्राइन्स बॉडी में इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को बढ़ाते हैं। ल्यूकोट्राइन्स बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को बढ़ाते हैं। हमने शुरू में एक प्रोडक्ट देखी थी सबसे शुरू में कि
सबसे शुरू में एक प्रोडक्ट हमने देखी थी फ्लोइड, आप लोगों को याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। बेटा वो किस में यूज हो रही थी, याद है कुछ? याद है बेटा? ये विजिबल है आप लोगों को? यस फ्लोइड सर। बेटा, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट क्या है इसका? मॉन्टिक्यूलस सोडियम। मॉन्टिल्यूकास सोडियम। मॉन्टिल्यूकास सोडियम। और सबसे फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है इसमें? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ, आस्थमा। एस्थमा। ठीक है, एस्थमा में यूज होती है मोटिलुकास सोडियम मींस फ्लोइड, एक प्रोडक्ट का हमने याद कर लिया था नाम। तो इसका सॉल्ट क्या है? मोटिलुकास सोडियम। ल्यूकोट्राइन्स बेटा नॉर्मली बॉडी में कंस्ट्रिक्शन ऑफ कराते हैं लंग मसल्स। जब भी कंस्ट्रिक्शन होती है और एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो एस्थमा इंड्यूस हो सकता है किसी भी पेशेंट में। तो अगर ल्यूकोट्राइन पाथवे को रोका जाए तो एस्थमेटिक पेशेंट्स को डील किया जा सकता है, ठीक है। लॉक्स पाथवे पे जो ड्रग काम करेगी मीन्स अगर ल्यूकोट्राइन A4 D4 किसी को रोक रही है तो वो क्या कर रही है? एस्थमा को ट्रीट कर रही है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट थी अभी? मॉन्टिकुलस सोडियम। मोंटिलुकास सोडियम, ठीक है। तो वो लिपोऑक्सीजनेस पाथवे पे काम करती है। तो दो पाथवे हमारे पास मेन निकले, कौन कौन से? कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे। कॉक्स पाथवे में प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था और थ्रोम्बोक्सिन बन रहा था। और लॉक्स पाथवे में, अच्छा एक चीज़ हमने डिस्कवर की कि एस्पिरिन, एस्पिरिन अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि एस्पिरिन जब कम डोज में दी जाए तो कौन सा इफेक्ट देती है वो? कम डोज में कौन सा इफेक्ट देती है एस्पिरिन बेटा? एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। खून कर देगी, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। लेकिन जब हम उसकी डोज बढ़ा दें 75 मिलीग्राम तक चले जाएं तो वो देती है एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट, ठीक है। एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट होता क्या है? ये एरिकडोनिक एसिड पाथवे पे एस्पिरिन की टैबलेट हमने दी, जब हम कम डोज देते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकती है, इस पाथवे को रोकती है। और जब हमने डोज थोड़ी सी बढ़ा दी तो वो किसको रोकती है? एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट किसकी वजह से आएगा? कोगुलेशन। यहाँ पे किसकी वजह से आएगा बेटा? थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन को अगर कोई प्रोडक्ट रोकेगी तो वो एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट देगी। तो वो एरिकडोनिक एसिड पे पाथवे पे काम करेगी। अगर कम डोज दिया तो वो क्या इफेक्ट देगी? एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स उसने प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर दिया, और ज़्यादा डोज दी तो मीन्स थ्रोम्बोक्सिन को कम कर दिया उसने। तो ये एरिकडोनिक एसिड पाथवे होता है, एक दफ़ा देख लीजिएगा। एनसेड को मजीद हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम वापस आ रहे हैं किस पे? ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स पे। ये समझ आया एरिकडोनिक एसिड पाथवे किस में इन्वॉल्व है? एनसेड में इन्वॉल्व है या ओपियोइड्स में इन्वॉल्व है? एनसेड। एनसेड्स, एनसेड्स नॉन का ऑपोइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एरिकडोनिक एसिड पाथवे के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें कॉक्स और लॉक्स पाथवे आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स की, ठीक है। ओपियोइड रिसेप्टर्स, अच्छा यहाँ से हमारे थे ओपियोइड स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स होते हैं, मॉर्फिन, फेथडीन और कोडीन इसकी एग्जांपल्स होती हैं। ओपियोइड रिसेप्टर बॉडी में मेनली तीन होते हैं, म्यू, कापा एंड डेल्टा, ठीक है। ये बेटा म्यू है और ये कापा एंड डेल्टा है। म्यू की फिर सब टाइप्स हैं, म्यू 1 म्यू 2। कापा की सब टाइप्स K1 K2 K3 एंड डेल्टा की सब टाइप्स डेल्टा 1 डेल्टा 2। ये लोकेशन जो है ब्रेन में मौजूद होते हैं, मिड ब्रेन में और ब्रेन स्टेम्स में, मतलब मेड्यूला, हाइपोथैलेमस और अमेग्डाला, इस तरह मौजूद होते हैं ये। द मेजर इफेक्ट्स ऑफ, यहाँ से पढ़िएगा बेटा। सर मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस की स्लाइड आ रही थी जी, अब तक आ गई।
The major effects of the opioids are mediated by three major receptor families. Each receptor family exhibits a different specificity for the drug it binds. The analgesic properties of the opioids are primarily mediated by the mu receptors. All three opioid receptors are members of the G protein coupled receptor family and inhibit adenylyl cyclase. They are also associated with ion channels, increases postsynaptic potassium efflux, hyperpolarization, or reducing presynaptic calcium influx, thus impeding neuronal firing and transmitter release. Endogenous opioid peptide release in a body in response to pain, example, antiphylins, endorphins, danarphins. अच्छा जी, हमने पढ़ा कि तीन कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं बेटा ओपियोइड के? Mu, kappa, and delta. ठीक है, ये डेल्टा। तीन मेन रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो भी ड्रग्स ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करती है वो या म्यू पे काम करेगी, या कापा पे काम करेगी, या डेल्टा पे काम करेगी। लेकिन अगर हम बात करें ओपियोइड एनाल्जेसिक ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, कौन से रिसेप्टर पे तीनों में से? ये कौन सा रिसेप्टर बेटा? Mu receptor. जहाँ पे म्यू रिसेप्टर पे ज़्यादातर काम करते हैं। और किस तरह से काम करते हैं ये? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। याद है किसी को जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहाँ पे पढ़ा था हमने? यस सर, हमने सेल मेम्ब्रेन में Mechanism of ट्रांसक्रिप्शन action में. कोई एक बच्चा बता सकता है जी प्रोटीन में क्या था? सर जी प्रोटीन जो होता है वो हमने पढ़ा था। जी करा बताएं। सर हमने जी प्रोटीन में पढ़ा था। जी प्रोटीन मतलब कपल रिसेप्टर, GPCRS उसमें पढ़ा था। वो सेवन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, प्लाज्मा स्ट्रक्चर था। उसमें 2 टर्मिनल थे, एक सी टर्मिनल था, एक एन टर्मिनल था। सी टर्मिनल जो इनसाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था और जो एन टर्मिनल था वो आउटसाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था। इसमें जो जी प्रोटीन है वो उसमें हमने 3 पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा, जो कि प्राइमर फॉर्म में होते हैं। और जब अटैच हो जाते हैं जीटीपी प्रोटीन के साथ तो वो अल्फा प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। और इसमें काफी एंजाइम्स भी पढ़े थे। अच्छा, एंजाइम्स कौन कौन से थे बेटा? 2। सर एक एंजाइम पता है, एडिनाइल साइक्लेज पढ़ा था और साइक्लेज फॉस्फोलाइपेज पढ़ा था। सी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं जी प्रोटीन की टाइप्स कौन कौन सी थी? GI GS याद? GIS, GIGS, GQ GO G नॉट। क्या था GI? इनहिबिटरी था, इनहिबिशन। इनहिबिटरी Inhibit रिस्पॉन्स कर दे रहा रहा था जीआई से, और एच जी स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा, जी इनहिबिट प्रोटीन किसको कर रहा था बेटा? किस एंजाइम पे काम कर रहा था, GI और एडिनाइल GS? साइक्लेज, एडिनाइल वेरी साइक्लेज। गुड। और GQ किस पे काम कर रहा था? वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा. वो फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज पे। ठीक है, वेरी गुड। फॉस्फोलाइपेज पे काम कर रहा था GQ, और GI और GS किस पे काम कर रहा था? एडिनाइल साइक्लेज पे। तो फिर जाके क्या हो रहा था? फॉस्फोराइलेशन होती थी, और जो भी मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन हो एक्शन रही हमें चाहिए था वो होता था। वेरी गुड। तो जी प्रोटीन्स पे जो भी ड्रग काम करेंगी इसका मतलब है वो एडिनाइल साइक्लेज को कहीं ना कहीं कम करेंगी। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था आयन चैनल्स वाली, याद है किसी को आयन चैनल्स वाली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यस में? सर, पढ़े थे आयन चैनल। जी बेटा, क्या था आयन चैनल्स का? लाइगैंड गेटेड चैनल पढ़े थे, लाइगैंड जिसमें अगर गेटेड। सपोज जी कनेक्टिंग चैनल से अगर मेम्ब्रेन ओपन नहीं हो रही तो कुछ चैनल्स आएंगे, उसको ओपन करेंगे, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल। वेरी गुड। ठीक है, ये लाइगैंड गेटेड था जिसमें चैनल्स को ओपन किया जा रहा था, और अगर ड्रग चाहे तो उन चैनल्स को क्लोज भी कर सकती है। तो ये टोटली ड्रग पे था, लाइगैंड गेटेड। अच्छा, ये यहाँ पे 2 तरह से काम कर रहा है मॉर्फिन या ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ये क्या करते हैं? एक तो जी प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं, और दूसरा आयन चैनल्स के थ्रू काम करते हैं। आयन चैनल्स के थ्रू किस तरह काम करते हैं अभी हम देखते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी शायद, जिसमें प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। थोड़ा देखी थी आप लोगों ने कि नहीं? यस सर, देखिए जी। सबने देखी थी या दोबारा दिखा दूं बेटा? सबने देखी थी या दोबारा दिखा दूं?
क्या बात। चलें जी दोबारा देख लेते हैं हम। सिनेप्टिक ट्रांसपोर्शन, क्या होता है बेटा प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स? कुछ याद है आप लोगों को? बताएं ज़रा मुझे, साइनेप्स का थोड़ा सा बताएं। यस सर, प्री सिनेप्टिक तो हमने मेम्ब्रेन की पढ़ा अगर हम था कि बात करें तो सर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सर हमारे सर पास जो है एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट होती है एंड पोस्ट सिनेप्टिक हमारे पास डेंड्राइट के अंदर। तो प्री सिनेप्टिक के अंदर हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम हमारे पास इन्फ्लक्स होता है तो वह हमारे पास जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं, और फिर जो हमारे पास रिसेप्टर्स जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स को सेंस करते हैं, और उसके थ्रू जो है हमारा जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रांसफर होता है। सही, वेरी गुड बेटा, यही कॉन्सेप्ट होता है प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स का। अच्छा, इस छोटी सी वीडियो में हम दोबारा देखेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट, ताकि हमें प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स में कोई दोबारा मुश्किल ना हो। अगर कोई ड्रग इन पे काम करिए तो हमें समझ आ जाए कि वो किस तरह काम करे। प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स होते कहाँ पे? कहाँ पे होते हैं बेटा? सर प्री सिनेप्टिक हमारे पास एक्सॉन और पोस्ट सिनेप्टिक हमारे पास डेंड्राइट्स। एक एक्सॉन टर्मिनल होता है और एक डेंड्राइट का स्टार्ट होता है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में मौजूद होते हैं। ये साइनेप्स का एरिया होता है और ये कहलाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसमें वो गैप आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आके जो उनके बताए हुए जो साइड्स बनाए हुए, यहाँ पे आके कोई ना कोई ड्रग अटैच होगी उनके साथ। एक को कह दिया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और दूसरे को कह दिया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे एरो बना है, ये जो एरो बनाए इन्होंने, क्या कहते हैं बेटा इनको? कोई बताएगा? सर वेसिकल्स। शो नहीं हो रहा। वेसिकल्स हमारे पास सर वीडियो नहीं। शो नहीं हो रही। देखिएगा। उनकी स्क्रीन शेयर हो रही है, वो स्लाइड की नहीं हो रही। दिख रहा है बेटा? अब शो हो रहा है बेटा? बेटा अब शो हो रहा है? यस सर। यस सर। वीडियो आप स्टार्ट। मैं पूछ रहा था, ये बेटा साइनेप्स है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। अच्छा, ये क्या होता है बेटा, ये जो बने हुए हैं? वेसिकल वेसिकल्स। रिसेप्टर्स वेसिकल्स में क्या होता है बेटा? रिलीज हो रहे होते सर हैं। वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स। एब्सोल्युटली। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होते हैं बेटा? यहाँ पे एक साइड हो गई प्री साइनेप्स और एक साइड हो गई पोस्ट साइनेप्स। जब भी कोई सिग्नल आया प्री साइनेप्स में, मींस एक्शन पोटेंशियल आया और डीपोलराइजेशन हो रही है। डीपोलराइजेशन का जब भी नाम आएगा तो याद रखिएगा कि एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन कोई सी भी आई या कोई सा भी मैसेज आया तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक आया, और यहाँ पे साइड पे जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, यहाँ पे मौजूद होते हैं कैल्शियम के चैनल्स। वो कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे और वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कराएंगे। ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है। तो यही मैकेनिज्म होता है साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज होने का। अब ये देखें, वेसिकल्स इन्होंने बताया, इन्होंने बताएंगे कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे? एक्शन पोटेंशियल आया एक, और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होना शुरू हो गए। लेकिन कैल्शियम का चैनल कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इन पे काम करने के लिए, और ये आके बाइंड हो गए पोस्ट साइनेप्स पे। पोस्ट साइनेप्स पे रिसेप्टर जो होते हैं, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और आगे जाके जो भी काम करते हैं वो किया। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं इस वीडियो को कि यह, अच्छा, इस काम करने के तरीके को किसी भी प्रोडक्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़े थे, तो ये उसी से मिलता जुलता एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिएगा जरा मॉर्फिन किस तरह से काम करती है, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। आवाज आ रही है बेटा आपको इस की के नहीं? सर इसकी आवाज नहीं आ रही सर। चले चले जी मैं समझा देता हूँ। ये देखें, ये दोबारा एक प्री साइनेप का स्ट्रक्चर है और ये पोस्ट साइनेप का स्ट्रक्चर है। कोई समझाएगा मुझे इस डायग्राम को, या जो ये बताना चाह रहे हैं? सर डायग्राम शो नहीं हो रही। ये हम इस पे नहीं आगे बेटा, अभी प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही आप लोगों को? एक मिनट। अब हो रही है बेटा? सर पहले भी हो रही थी। चलें जी, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई समझा सकता है इसको? एनीवन? बेटा कोई समझाना चाहेगा? खुशबू बेटा आप बता दो। सर मेरे पास शो ही नहीं हो रही। सर मैं बता दूं? जी बेटा बताइए। सर हमारे पास राइट पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और लेफ्ट पे हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो हुआ है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में हमारे पास ये एक वेसिकल, सर डायग्राम नजर नहीं आ रही है। अब आ रही है बेटा? नो सर। यस सर आ रही है। आ रही है सर। असल में वो कनेक्शन थोड़ा यस सा सर आ गई। टाइम लेता है बस। जी बताइए। यस सर, यहाँ पर जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक, सर फिर से चली गई है सर, थोड़ा सा शायद रुकिए, आप। कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा सर वो आप बुक खोल रहे हैं ना जो माइक देखने के लिए, सर इसी वजह से फिर ये स्क्रीन हट रही है। जी बेटा ये तो हो रहा है असल में। मैं सिर्फ स्क्रीन दोबारा शेयर करना चाह रहा था, तब वो स्लो चल रहा है ना, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो फिर दिखाता है। अब दिख रही है बेटा या अभी भी नहीं आई? यस सर आ गई। चले समझा दें। यस सर, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम चैनल्स बने हुए हैं जिसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, और सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसी पर हमारे पास ओपॉइड रिसेप्टर्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हमारे पास ओपॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जिसपे हमारे पास जो है ओपॉइड ड्रग आती है, और जो है उसको जो हमारे पास ओपॉइड रिसेप्टर, इस पे हम मोस्टली जो हमारे पास ओपॉइड ड्रग्स इस पे एक्ट करती हैं। अब ये हमारे पास वेसिकल्स, जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो वेसिकल्स बर्स्ट होते हैं, और जो है न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जहाँ पे हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई हुई है, सोडियम आइंस हमें जो है अंदर दिख रहे हैं, और बाहर हमारे पास पोटेशियम है, और वहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। तो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स आके अटैच होते हैं, और यहाँ पर साइड में हमें ओपॉइड रिसेप्टर्स भी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमें ओपॉइड रिसेप्टर्स मिल रहे हैं देखने को। सही, वेरी गुड बेटा, कहीं ना कहीं आप सही हैं। चले जी एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं इसी के बारे में। अच्छा ये आपको दिख रहा है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे भी हैं वो किस कलर से हैं? उसका है ब्लू टाइप। तो ये है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी कोई एग्जांपल अगर कहे तो वो ग्लूटामेट होती है। मॉर्फिन जो है ब्लू में है, जो रिप्रेजेंट है यहाँ पे कि अगर कोई ड्रग आई मॉर्फिन तो वो ये रही। पोटेशियम जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है ऑरेंज में, जो अभी आएगा। और कैल्शियम किस में है? डार्क ऑरेंज टाइप, तो ब्राउन समझ लें आप, तो ये कैल्शियम है। अच्छा ये ओपियोइड के रिसेप्टर एक प्री साइनेप्स में मौजूद है और एक पोस्ट साइनेप्स में मौजूद है, ठीक है। अब नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, एक दफ़ा मैं समझा दूं कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि कैल्शियम आया, एंटर हुआ कैल्शियम, और साइनेप्टिक वेसिकल से इसने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करा दिया,
और वो आके बाइंड हुए पोस्ट साइनेप्स के रिसेप्टर्स पे और एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और बॉडी में पेन की सेंसेशन आगे भेज दी। समझ आ रही है ये बात? बेटर समझ आ रही है? दोबारा रिपीट करूं? यस सर। नो सर, समझ नहीं आई मुझे। समझ आ रही है। चले जी, दोबारा सुनिएगा एक दफ़ा कि कैल्शियम चैनल, नॉर्मली इस चैनल से कैल्शियम इंटर होगा। कैल्शियम जब भी इंटर होगा तो साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कराएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होके कहाँ पे लग जाएंगे? पोस्ट साइनेप्स के रिसेप्टर्स में। ये रिसेप्टर्स हैं। जब इन रिसेप्टर्स पे लगेंगे तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और पेन की जो भी सेंसेशन है वो बॉडी में आगे ट्रैवल करती हुई न्यूरॉन्स के थ्रू चली जाएगी। अभी देखते हैं इसकी वीडियो। ये कैल्शियम आया, साइनेप्टिक वेसिकल से इसने रिलीज करा दिया क्या? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मीन्स के ग्लूटामेट अगर एग्जांपल ले लें हम। ये आके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुआ और एक्शन पोटेंशियल जो भी जनरेट हो रहा था वो हुआ और पेन की सेंसेशन आगे जाती रही। समझ आई ये बात? यस सर। ये नॉर्मल फिनोमेना होता है कि पेन की सेंसेशन इस तरह से इंड्यूस हो रही है। अब अगर हम कैल्शियम के चैनल को बंद कर दें तो क्या होगा कि कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा और ये वेसिकल्स रिलीज नहीं हो पाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ना ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाएगा। तो ओपियोइड रिसेप्टर पे जब ड्रग आके बाइंड होगी तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे। नॉर्मल फिनोमेना एक दफ़ा दोबारा देखने कि कैल्शियम आके बाइंड हुआ, ये रिलीज हुआ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स मींस जैसे कि ग्लूटामेट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हुआ और पेन की सेंसेशन आगे चली गई और ब्रेन तक सिग्नल गया कि पेन हो रहा है। हम कर रहे हैं क्या? ब्रेन के सिग्नल को रोक रहे हैं कि पेन हो रहा है। ओपियोइड रिसेप्टर पे आके मॉर्फिन बाइंड हो गई। कौन से ओपियोइड रिसेप्टर थे बेटा? 3। म्यू, म्यू, कापा और डेल्टा। हाँ, और ओपियोइड ज़्यादातर कहाँ पे बाइंड होता है? म्यू पे। म्यू पर। म्यू पे। तो ये म्यू रिसेप्टर समझ लें कि उसके साथ आके मॉर्फिन बाइंड हुआ और अब ये कैल्शियम के चैनल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अब कैल्शियम जितना भी आए मगर अंदर नहीं जा पाएगा जब गेट बंद रहेगा। जब अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज नहीं हो पाएगा न्यूरोट्रांसमीटर और ना ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ब्रेन में जो सेंसेशन भेजनी थी वो क्या हो गई? वो रुक गई। और तो दूसरी जगह क्या हुआ कि इसने एक तो कैल्शियम को रोका। जब कैल्शियम रुकेगा तो पोटेशियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब देखें एक्शन पोटेंशियल के फिनोमेना को जब आप समझेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी कि यहाँ पे पोटेशियम रिलीज होता रहा और मेम्ब्रेन की मज़ीद डीपोलराइजेशन होती रही। तो जितनी ज़्यादा डीपोलराइजेशन होगी उतनी सेंसेशन पेन की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस सारे रिलीज हो जाएंगे अंदर से बाहर। पॉजिटिव चार्जेस कम होते रहेंगे और एट लास्ट के मेम्ब्रेन बिल्कुल क्या हो जाएगी? पेन की सेंसेशन बिल्कुल एंड हो जाएगी वहाँ पर। अच्छा, दो तरह से काम कर रही है ओपियोइड रिसेप्टर। अगर यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पे भी काम कर रही है कैल्शियम के थ्रू, और अगर ओपियोइड रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्स पे बाइंड हो रहे हैं, पोस्ट साइनेप्स पे, तो वो काम कर रहा है पोटेशियम। बात समझ आई? सर पोटेशियम वाली दोबारा बता दें। बेटा एक्शन पोटेंशियल जो है उसमें सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम का एक बैलेंस होता है ना। तो कैल्शियम अंदर आता है, सोडियम जो है वो फिर क्या करता है कि सोडियम का भी इन्फ्लक्स होता है और पोटेशियम बाहर निकलता है। तो नॉर्मल ये फिनोमेना चल रहा होता है। अब यहाँ पे जब इसने कैल्शियम को रोका है तो एक तरफ से एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? रुक गया। और दूसरी तरफ से मेम्ब्रेन को मज़ीद डीपोलराइज किया। डीपोलराइज कैसे हुई? पोटेशियम बाहर निकलता गया। अब जब बाहर निकलता गया तो मेम्ब्रेन जितनी डीपोलराइज होगी इसका मतलब है पेन की सेंसेशन और कम होती जाएगी। मीन्स होता है ना कि मेम्ब्रेन सुन्न हो गई कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, बिल्कुल सुन्न हो जाती है, वहाँ पे कोई भी फिर पेन की सेंसेशन नहीं रहती। तो अभी यहाँ से जब पोटेशियम बाहर निकलती जाएगी तो देखिए, और मैंने ये दो बातें बताई कि एक प्री साइनेप्स पे आके बाइंड हो रहे थे तो मीन्स कैल्शियम के चैनल पे काम हो रहा था, और एक पोस्ट साइनेप्स पे जब काम आके बाइंड होंगे तो मीन्स पोटेशियम बाहर निकलता जाएगा।
ये देखिए ये सारा पोटेशियम बाहर निकल गया। तो इस तरह से काम करता है। अब कोई बताएगा कि मॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? समझ आ गया आप लोगों को कि नहीं? चाहिए। सर ओपोइड रिसेप्टर जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, उसके ऊपर जब ड्रग आके बाइंड होगी तो फिर हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। ओपियोइड रिसेप्टर जो प्री सिनेप्स पे है बेटा, वो ज़्यादातर काम करेगा कैल्शियम के चैनल्स पे, ठीक है? सर पोस्ट लेकिन वो सिनेप्टिक थोड़ा बहुत पोस्ट साइनेप्स पे थोड़ा बहुत पोटेशियम पे इफेक्ट ज़रूर करेगा। अच्छा, अगर ड्रग आके बाइंड हो ये पोस्ट साइनेप्स पे, तो वो मेनली काम करेगी किस पे? पोटेशियम पे। अब जब पोटेशियम पे काम हो रहा है तो कैल्शियम चैनल पीछे से वैसे ही क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम बढ़ता जाएगा। मीन दो तरीके हैं एक ही काम करने के। अगर इनमें से एक की भी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो दूसरी की क्या होती है? इफेक्ट होती है, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं जो मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन कराते हैं। चले जी, यहाँ से पढ़ेगा कोई ये थर्ड पॉइंट? चले शुरू से पढ़ते हुए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करें बेटा, कोई पढ़े? Please, sir, mechanism of action. Opioids exert their major effects by interacting with opioid receptor in the CNS and in other anatomic structures such as the G1 tract and the urinary bladder. Morphine acts as K-receptors in lamina 1 and 2 of the dorsal horn of the spinal cord. Opioids and अच्छा जी, अब non-steroidal इसमें बेटा ये बात की गई कि ओपियोइड रिसेप्टर जो है वो सीएनएस पे काम करते हैं और जीआईटी ट्रैक पे काम करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर पे काम करते हैं ज़्यादातर, ठीक है? अच्छा, इनके रिसेप्टर्स कापा पे भी ये काम करते हैं। डॉर्सल होर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं डॉर्सल होर्न, वहाँ पे काम करते हैं। अब पढ़ें बेटा सेकेंड पॉइंट। Opioids and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the commonest drugs used to treat pain. Opioids mimic the actions of endogenous opioid peptides by interacting with न्यू डेल्टा एंड और कापा। opioid receptors. The opioid receptors are coupled to G proteins, and the actions of the opioid are mainly inhibitory. They close N-type voltage-operated बेटा calcium channels and एक बात बताएगा कोई यहीं से ना मुझे, इनहिबिटरी एक्शन इनका कैसे है? कोई बताएगा इनका इनहिबिटरी एक्शन कैसे है? सर कैल्शियम इनहिबिट हो रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं शायद। कैल्शियम के चैनल्स को क्लोज कर रहे हैं इसलिए इनहिबिटरी है। दूसरा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को भी रोक रहे हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की क्या एग्जांपल हमने देखी थी एक बार बार जिसका मैं नाम ले रहा था? ग्लूटामेट, ठीक है, उसको भी रोक रहे हैं। तो इसका मतलब जब चीज़ों को रोक रहे हैं और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब रोकने वाली चीज़ें क्या होंगी? इनहिबिटरी। अब यहाँ से पढ़िएगा, दे क्लोज एन टाइप they close N-type voltage-operated calcium channels and open calcium-dependent inwardly rectifying potassium channels. This results in hyperpolarization and a reduction in neuronal excitability. ठीक, ये समझ आया सबको? जी आगे पढ़ें। Receptors may act only on calcium channels. They also decrease intracellular CAMP, which modulates the release of nociceptive transmitters, as such as substance P. सही, ये कैंप मैकेनिज्म क्या है ये हम समझेंगे बाद में कि क्या होता है इस कैंप मैकेनिज्म में। इससे पहले अच्छा एक दो बातें मॉर्फिन के बारे में और बतानी थी। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है, पोटेशियम और कैल्शियम पे ये काम करता है। कुछ एंडोजीनियस ओपियोइड्स होते हैं। एंडोजीनियस ओपियोइड्स मींस जो बॉडी में पेन की सेंसेशन को खुद कम करते हैं और वो बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उसके लिए किसी ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती। उनके नाम होते हैं इनकैफेरिन, एंडोर्फिन और डायनोर्फिन्स। कौन कौन से बेटा एंडोजीनियस ओपियोइड्स हैं? इनकैप्रिन, सेकेंड वन इज
एंडोर्फिन एंड थर्ड वन इज डायनोर्फिन। ठीक है, ये क्या होते हैं? एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड होते हैं, बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और पेन की सेंसेशन को कम करते हैं। ये कोई ड्रग्स नहीं होती, ये बॉडी खुद बनाती है। सर ये रिपीट कर देंगे नेम्स? एंड इनकेफ्लिन, एंडोर्फिन एंड डायनोर्फिन्स। इनकेफ्लिन, एंडोर्फिन्स एंड डायनोर्फिन्स। फिन्स के आखिर में आ रहा है वो क्या है? एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड्स। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है जिन रिसेप्टर्स पे काम कर रही थी, म्यू, डेल्टा एंड कापा कहलाए। सही, ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं। इसके लिए एक टर्म हमने कहा है याद करने, ताकि हमें आगे आराम से याद रहे। तो काउंटर स्ट्राइक यकीनन आप लोगों ने खेली होगी। किसी ने खेली काउंटर स्ट्राइक? नहीं सर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं, बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं। खेलिए सर। खेलिए, किसी ने खेली है? चले जी, उसमें एक कैरेक्टर आता था पहले शुरू में, मार्फन नाम का ना, उसकी स्पेलिंग में एफ था। तो हमने एफ को हटा दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफ का ऑप्शन नहीं, तो हमने लिखा मार्फन इन काउंटर स्ट्राइक। ठीक है, MARPHN, ये मार्फन हो गया। और CS फॉर काउंटर स्ट्राइक, मार्फन काउंटर स्ट्राइक। ये कोड आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन याद रहे। तो M फॉर मायोसिस कहलाता है जब भी प्यूपल का साइज डिक्रीज होगा। प्यूपल क्या बेटा? आईज में प्रेजेंट होती है ना, डायलेशन कर रही होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही होती है। उनका साइज डिक्रीज होगा तो मायोसिस कहलाएगा, और जब इंक्रीज होगा तो माइटोसिस कहलाएगा। ठीक है, ये मायोसिस और मेयोसिस वो वाला नहीं है जो आप लोग सेल डिवीजन में सोच रहे हैं। ये अगर प्यूपल्स के साइज की बात करेंगे, जब डिक्रीज और इंक्रीज होगा तो इसके लिए ये टर्म्स यूज होती है, मायोसिस एंड माइटोसिस। दूसरा है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस, जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, तो जी, पेन को रिड्यूस करने वाले ड्रग्स को एनाल्जेसिया कहते हैं। तो ये एक्शंस है कि मॉर्फिन बॉडी में क्या क्या करेगी। एक तो प्यूपल के साइज को डिक्रीज करेगी, दूसरा एनाल्जेसिया कराएगी, तीसरा कराएगी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या होता है बेटा? एस्थमा हो गया या कोई दूसरे मसले हो गए जिनमें रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो डिप्रेस हो गया और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ज़्यादातर जब मॉर्फिन की ओवर डोज हो जाती है तो क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो होती है रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसकी वजह से कोई भी बंदा मर सकता है, इंतकाल। ठीक है, तो ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन मोस्ट कॉमन जो है मॉर्फिन में पाया जाता है, एक साइड इफेक्ट के तौर पे भी। और मॉर्फिन क्या कराती है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कराती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये नशे के तौर पे भी यूज़ होती है, अफीम वगैरह इसी की एक क्लास होती है। तो ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, दिमागी डिपेंडेंस और फिजिकल डिपेंडेंस दोनों कराती है। अगर ना दी जाए इसकी डोज तो फिजिकल सिम्टम्स भी, शिवरिंग देखने को मिलेगी किसी पेशेंट में, या तो उसके प्यूपिल जो है, या तो ब्लड प्रेशर अप डाउन होगा, या तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के उसमें डिप्रेशन हो जाएगा और मूड उसका जो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स दिखेंगे। तो ये दोनों किस्म की डिपेंडेंस कराती है। तीसरा कराती है ये हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होती है बेटा? लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर कराती है। उसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग, कफ सप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। कफ सप्रेशन क्या होता है बेटा? खांसी को रोकेगी। जी, खांसी के लिए जो प्रोडक्ट्स या ड्रग्स यूज होती हैं उन्हें कफ सप्रेसेंट्स कहते हैं या तो एंटी ट्यूसिव कहते हैं। कफ सप्रेसेंट्स कहते हैं या तो एंटी ट्यूसिव, TUSSIVE, जो आगे हम देखेंगे। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन करा सकती है और सेडेशन कॉज करा सकती है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अगर मैं ये स्लाइड हटा दूँ, एक नज़र आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि क्या होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन? बता सकता है? जी बेटा बताएं। सर इसमें जो है हमारे पास मायोसिस होता है, यानी पीपल का साइज डिक्रीज होता है, और माइटोसिस भी होता है, यानी पीपल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है।
एनाल्जेसिया होता है यानी पेन रिड्यूस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी हमें सांस लेने में मसला होता है, कोई भी इस तरह की बीमारी, कोई भी मसला, और ये मोस्ट कॉमन होता है। और हाइपोटेंशन हो जाता है यानी लो ब्लड प्रेशर। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं यानी जैसे आपने बताया डिपेंडेंस हो रही है। सर और जो है कफ सप्रेशन हो जाता है, बस। और बेटा क्या रहता है, कोई बताएगा? सर नोजिया एंड वोमिटिंग। यस सर, एंड कॉन्स्टिपेशन, एंड सेडेशन भी था। सब सप्रेस। जी ठीक है, अगर आप लोगों को कोड याद रहेगा तो यकीनन ये आप लोग भूल नहीं पाएंगे। तो ये इनके इफेक्ट्स होते हैं मॉर्फिन के नॉर्मल बॉडी के तौर पे। अच्छा तो बेटा शुरू में आपने मैं कह रहा था कि मायोसिस कराता है ये सिर्फ, ठीक है, माइटोसिस नहीं कराता। माइटोसिस कुछ और ड्रग्स कराती है, लेकिन माइटोसिस का मतलब ये होगा कि प्यूपल का साइज इंक्रीज हो जाना। अच्छा अब देखें कि इसमें से अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है ये प्रोडक्ट। इसके अगर फ़ायदों को हम देखें, नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं, तो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है प्रोडक्ट। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये अगर इफेक्ट्स हैं, बताएं। फिर डिप्रेशन को सही कर देगी। हाइपरटेंशन। अगर कोई एंजाइटी में है, स्ट्रेस लेवल उसका इंक्रीज हुआ है, तब अगर कोई बहुत ज़्यादा स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी जा चुका है तो उसके डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप ये यूज़ कर लें। इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया, इंसोम्निया को डील कर सकती है, वेरी गुड। ठीक है, किसी को नींद नहीं आती है तो आप दें मॉर्फिन दें, इंसोम्निया उसका ट्रीट हो जाएगा। और हाइपरटेंशन को पेन भी कहीं रिलीफ ना करने कहीं में कर हेल्प कर सकती है। सकती है। पेन रिलीफ, डिप्रेशन। पेन करने में, डिप्रेशन में हाँ थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है मगर ज़्यादा नहीं। डिप्रेशन में नॉट रिकमेंडेड। डिप्रेशन में से आप कौन सा इफेक्ट, कफ का कोई सर प्रॉब्लम हो रेस्पिरेटरी ऐसा? डिप्रेशन वगैरह, कफिंग वगैरह जो। सर वैसे मेंटली डिप्रेशन के लिए तो सेरोटोनिन ना। सिरोटिनिन की ड्रग्स भी यूज़ होती है मेंटली डिप्रेशन में। लेकिन ये देखें रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में तो यूज़ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये अगर किसी को भी अस्थमा है या कोई भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल नॉन रिकमेंडेड रहेगी, क्योंकि ये उसमें ऑलरेडी वो सिम्टम्स और इंक्रीज़ कर देगी। अच्छा अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हम देख लेते हैं। नोज़िया एंड वॉमिटिंग होगी इसकी वजह से, तो उसमें नहीं दे सकते। जिन पेशेंट्स में एडिक्शन के प्रॉब्लम्स हैं उनमें नहीं दे सकते। जिन पेशेंट्स में अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम है उनमें नहीं दे सकते, ठीक है। जिन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन है ऑलरेडी उनमें नहीं दे सकते। डायरिया के पेशेंट में दे सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को ये डील कर रही है। तो इस तरह के इसके इफ़ेक्ट्स की बेसिस पे हम देखेंगे। ये नाम वाला चार्ट एक याद रख लीजिएगा, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये छोटा सा ये अभी पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे बाकी जो हमारा टॉपिक रह गया। बेटा पढ़िएगा खुशबू। सर मुझे पहले ये बता दीजिए सेडेशन का मतलब क्या होता है। सिडेशन बेटा नींद आना, और इंसोम्निया क्या होता है, नींद ना आना। तो इंसोम्निया के तौर पे ये यूज़ हो सकती है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है सिडेटिव है। सिडेशन मतलब नींद को बढ़ा रही है। सही। जी सर। चले जी ये पढ़िएगा बेटा। ये मॉर्फिन की स्लाइड। जी बेटा मॉर्फिन की स्लाइड। Morphine and several other opioids have high affinity of mu receptors, whereas other agents have varying affinities for delta and kappa receptors. This medication is used to treat severe pain. Morphine belongs to a class of drugs known as opioid analgesics, obtained from the poppy plant इसको Papaver कहते हैं पेप्टिवर omniferum. ओमनीफेरम, ठीक है। ये आप जाएंगे बलूचिस्तान की तरफ या अफ़गानिस्तान की तरफ जहाँ पे आराम से एडिक्टिव चीज़ें या नशियावर चीज़ें मिलती हैं, तो वो इसके प्लांट्स को ग्रो करते हैं और फिर इसको एज ए यूज़ करते हैं एडिक्टिव ड्रग, और उसको सेल आउट भी करते हैं। चलिए जी ये थर्ड पॉइंट पढ़िए। It can be taken orally or injected. It is also often smoked. It acts directly on the central nervous system to increase feelings of pleasure and warm relaxation and reduce pain, and is often abused for this purpose. It can be taken for both acute pain and chronic pain, and is frequently used for pain from myocardial infarction, kidney stones, and during labor. मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है बेटा?
हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किस वजह से होता है, कोई बताएगा? सर वेल्स वगैरह में ब्लॉकेज हो जाए इस वजह से। ब्लॉकेज हो जाए और ब्लड प्रेशर अचानक से इंक्रीज हो जाए, तो इन वजूहात में। फिर ये किडनी स्टोन्स में भी यूज़ होता है और लेबर के तौर पे भी, लेबर को जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ये ज़्यादा कराने में यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी थी, इट इज़ ऑफन आल्सो यूज्ड एज स्मोक। आपको पता है कि ड्रग्स जो है वो स्मोक के तौर पे ज़्यादातर ली जाती हैं, तो ये स्मोक के तौर पे मेडिकली यूज़ नहीं होता, लेकिन एज अ एडिक्टिव ड्रग के तौर पे यूज़ होता है। कुछ दिन पहले एक इजाद हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान में, अलग अलग चीज़ें इजाद होती रहती हैं। हम लोग हैं कुछ ऐसे, तो कुछ दिन पहले इजाद हुआ था बिच्छू का नशाना, स्टिंग एडिक्शन, तो स्कॉर्पियो एडिक्शन। तो उसको भी फिर क्या किया जाता था कि स्कॉर्पियो को यूज़ किया जाता था एज अ स्मोक टू इंक्रीज द CNS एक्टिविटी ऑफ प्लेजर और लाइक दिस। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? यस सर। चलें नॉन जी, बात स्टेरॉइडल का मतलब नॉन स्टीरॉयडल बेटा जिनमें स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, स्टीरॉयड एक क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि पेन को भी रिड्यूस करती है और दूसरे पर्पस में भी यूज़ होती है, लेकिन नॉन स्टीरॉयडल और स्टीरॉयडल में कुछ चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, इसलिए नॉन स्टीरॉयडल को अलग से नाम दिया गया कि इसका स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अलग होती हैं, इसलिए इन्हें नॉन स्टीरॉयडल कहा जाता है। एक्सक्यूज मी कि सर, उन लोगों जी बेटा। सर जो आपने एराकिनोइक एसिड पढ़ाना जब शुरू किया था तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सर उस वक्त रिकॉर्डिंग भी नहीं चल रही थी, तो अगर आप थोड़ी सी देर में समराइज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप बता देंगे शॉर्टली। बेटा ये पूरा टॉपिक जो है, मैं वैसे आपके लिए थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी ये पूरा टॉपिक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो गया है। मैंने शुरू से लगा दी थी रिकॉर्डिंग ना। अच्छा सर, रिकॉर्ड आई हो गया? थिंक सो। जी बेटा, फिर भी मैं एक ज़रा आपके लिए जो है ना एक दफ़ा दिखा देता हूँ। एरिकडोनिक एसिड पाथवे, कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे दो पे डिपेंड करता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरा बनता है थ्रोम्बोक्सिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम तब याद रखेंगे, बच्चों बताओ कि कब याद रखेंगे, क्या कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन? तो ये पेन फीवर और इन्फ्लेमेशन। एन इन्फ्लेमेशन, वेरी गुड। और दूसरा ल्यूकोट्राइन्स कहाँ पे काम आते हैं, क्या कराते हैं? एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक रिएक्शंस कराते हैं। तो जो मोंटेलुकास सोडियम क्या कर रही थी? सर वो भी रिस्ट्रिक्ट कर रही थी एलर्जिक कंडीशन को। लॉक्स पाथवे को रोक रही थी और ल्यूकोट्राइन पाथवे को रोक रही थी। इसका मतलब है ल्यूकोट्राइन जो है अस्थमा और एलर्जिक रिएक्शंस को बढ़ाते हैं बॉडी में। अगर कोई ऐसी ड्रग दी जाए जो लॉक्स को रोक रही है, तो इसका मतलब एलर्जिक रिएक्शंस और अस्थमा रुकेगा। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को अगर रोकेंगे तो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन कम होगा। और दो एनसेड के नाम हमने कौन से याद किए आज? नेप्रोक्सिन सोडियम और डाइक्लोफेनेक। एक और थी बेटा, डाइक्लोफेनेक सोडियम। शरण जी, बहुत अच्छे। कोशिश करिएगा एक छोटा सा असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को दिया है ये कंप्लीट करके